मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का डिप्लोमेटिक IAS एकेडमी में स्वागत है। अभी जो डिप्लोमेटिक IAS में जो क्लासेज चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज, वह मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेज चल रहे हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत मेरे 2 लेक्चर आ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने मेडिवल हिस्ट्री को एक ब्रीफली इंट्रोड्यूस किए थे और दूसरे लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे इस्लाम का प्रसार के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, हम पहले भी बात किए थे कि एंशिएंट हिस्ट्री के बाद जब हम मेडिवल हिस्ट्री में प्रवेश करते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री को कहीं न कहीं सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री को जब पढ़ाते हैं शिक्षकगण तो उसे एक सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश किया जाता है, हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की जाती है। तो इसी में से एक शब्दावली है जहाँ पर जब शिक्षकगण पढ़ाते हैं तो उस शब्दावली को लेकर भी हमें सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। उसी शब्दावली में 2 शब्द आते हैं और उसमें एक शब्द है ज़कात और दूसरा है जजिया। तो आज हम थोड़ा सा ये जो दोनों शब्दावली है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और इस दोनों को शब्द को लेकर भी जो शिक्षकगण होते हैं इसे हिंदू पर मुसलमानों द्वारा या इस्लाम द्वारा प्रताड़ना या सताना जैसे या थोपना जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा 5-10 मिनट में थोड़ा सा पहले हम ये दोनों शब्द को आज थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर आप इस चीज़ को समझिएगा कि इसमें कोई सांप्रदायिक रूप नहीं है। इस दोनों शब्द में किसी धर्म विशेष को लेकर यह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जब शिक्षकगण पढ़ाते हैं तो इस चीज़ को उसी रूप में ढालने की कोशिश करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा उसी शब्द को समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर इस्लामी साम्राज्य का प्रसार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको पहले भी बताए थे कि यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि व्यवस्था कैसी है। यहाँ पर व्यवस्था भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होते हैं, राजा शासन करते हैं। तो देखिए, राजा जब शासन करते हैं तो आप प्राचीन भारत में बात किए थे कि जो शासक होते हैं चाहे वह हिंदू धर्म के शासक रहे हों या अन्य धर्मों के शासक रहे हों, तो उन्हें शासन चलाने के लिए राजस्व की ज़रूरत होती है। ये चीज़ आप पहले ही जानते हैं कि किसी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में शासन चलाने के लिए राजस्व की जरूरत होती है। राजस्व की आवश्यकता पड़ती है या आवश्यकता होती है। और जितने भी शासक आए हैं प्राचीन भारत से देख रहे हैं, सभी शासक समय समय पर क्या करते हैं, राजस्व के लिए क्या करते हैं, कर लगाते हैं, जिसको क्या टैक्स कहते हैं, कर लगाते हैं।
उसी तरह से जब इस्लामी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और व्यवस्था राजतंत्रात्मक है, तो इसके अंतर्गत भी क्या होगा, टैक्स लगाए जाएंगे। तो जो आपका एक शब्द आता है ज़कात और दूसरा शब्द आता है जजिया, ये दोनों क्या है, यह भी दोनों एक प्रकार का कर है, एक प्रकार का टैक्स है। इसके माध्यम से शासन व्यवस्था चलाई जाती है, क्योंकि कोई भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वित्तीय या जिसको कर सकते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। और इसके लिए सरकार क्या करते हैं, अभी चाहे वर्तमान में बात करें तभी भी हम सब टैक्स देते हैं, बहुत सारे प्रकार के टैक्स देते हैं। और प्राचीन भारत से भी पढ़ रहे कि उस समय भी बहुत सारे टैक्स दिए जा रहे थे। लेकिन मध्यकालीन में आकर ये जजिया और ज़कात को लेकर एक भ्रांति गथी जाती है इतिहासकारों के द्वारा, उसे एक सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश किया जाता है। तो पहले इस चीज़ को थोड़ा सा आसानी से समझिए कि आखिर ये दोनों चीज़ है क्या, मामला क्या है, उसको थोड़ा सा आपको समझना है। तो बस यहाँ पर तो एक चीज़ आपको ध्यान रखिए कि ज़कात हो या जजिया हो, यह एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है, एक प्रकार का टैक्स है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ को समझिए। देखिए, जब भारत से बाहर की बात करें, ये आपका भारत है, इधर हम बात करते हैं अरब, हम अरब की बात करते हैं। अब अभी जो सेकेंड लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि जो इस्लाम धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार ईरान, उसके बाद आपका मध्य एशिया में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और इसी प्रसार के दौरान जब हम अगला लेक्चर बात करेंगे तो क्या होते हैं, भारत में भी इसका प्रचार प्रसार होता है। और सबसे पहले अरब से ही भारत पर इस्लाम धर्म का क्या होता है, प्रवेश होता है। तो जो ये अरब वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर लगभग मुसलमान लोग रहते थे। यह जो क्षेत्र था मुसलमान का था। तो यहाँ पर मुसलमानों पर, जब मुसलमान आबादी था तो मुसलमानों पर वहाँ क्या लगता था, वहाँ पर एक टैक्स लगाया जाता था जिसको हम बोलते हैं ज़कात। जब मुसलमानों पर जो टैक्स लगता था उसको हम बोलते थे ज़कात बोलते हैं। तो आज जो उस समय का मध्य एशिया की बात हो, चाहे ये आपका ईरान वाला जो क्षेत्र है, यह एक मुस्लिम बहुलवादी क्षेत्र था। तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था चलता था उनसे एक टैक्स लिया जाता था, वह टैक्स आपका ज़कात कहलाता था। और ये अपने आमदनी का 2.5% माना जाता था। और देखिए, इस टैक्स में भी क्या था, ज़कात में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, यानी यहाँ पर कुछ रियायत दिया गया था विशेष मुसलमान को। अब मानिए, जो मुसलमान वर्ग में जो गरीब हैं, महिलाएं हैं और साथ में जो अपाहिज हैं, इन्हें ज़कात से क्या किया था, इन्हें ज़कात से रियायत दिया गया था, अर्थात इससे ज़कात कर नहीं लिया जाएगा। और बाकी बात जो देने योग्य थे उनसे इन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुलवादी की अरब वाले क्षेत्रों में मुसलमानों से टैक्स लिया जाता था। और वह जो टैक्स था ज़कात के नाम से लिया जाता था। तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी था, ज़कात टैक्स दिया जाता था, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक तो व्यवस्था ठीक है।
यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर जो ज़कात से जो कुछ रियायत थे मुसलमानों में, इन सब टैक्सों से क्या दिया गया था, छूट दिया गया था। अब देखिए समस्या कहाँ से क्रिएट होता है, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को समझिए। अब देखिएगा कि जब भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार होता है, और यह जो प्रसार जो देखा जाता है मीर कासिम के समय में, जब आप थोड़ा सा जब टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर देखिएगा एक आक्रमणकारी कह सकते हैं या प्रसारकारी कह सकते हैं, वह व्यक्ति था मीर कासिम। और मीर कासिम के समय में ये क्या करते हैं कि मीर कासिम के समय में ये सिंध वाले क्षेत्र को, यानी कि सिंध क्षेत्र को, या कह सकते हैं इसे संपूर्ण सिंध क्षेत्र को विजित कर लेते हैं, अब मानिए कि जब यह सिंध क्षेत्र को विजित करते हैं, तो ये वाला भारत की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है सिंध वाला, ये विजित हो जाता है। यहाँ पर मीर कासिम ने संपूर्ण सिंध क्षेत्र को जीत लेता है। जब हम मीर कासिम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस पर विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा, लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है ज़कात को लेकर और जजिया को लेकर, तो आप वहाँ पर ही ध्यान कंसंट्रेट कीजिएगा। तो मीर कासिम के बारे में कहा जाता है कि 17 वर्ष की आयु में, जब इसकी उम्र 17 वर्ष की थी, उसी समय ये क्या करते हैं, एक युवा था और ये गवर्नर भी थे, ठीक है। और यहाँ पर ये भारत पर आक्रमण करता। अब आक्रमण क्यों किए नहीं किए वो बात की बात है, वो तो मेन टॉपिक में जब मैं पढ़ाऊँगा तो उस समय हम बात करूँगा कि आखिर अरब सिंध पर आक्रमण क्यों करते, इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन यहाँ पर ये जानना है कि मीर कासिम ने 17 वर्ष की आयु में ही वह सिंध पर आक्रमण करता है और संपूर्ण सिंध को यह जीत लेता है, विजित कर लेता है। अब ये समझिए जब यह जीतते हैं तो इसका जीतने का एक क्रम है। मीर कासिम को, जो मीर कासिम है वह एक क्रमबद्ध से सिंध को ये क्या करते हैं, जीतना प्रारंभ करते हैं। तो समझिएगा कि मीर कासिम जो है सबसे पहले, मीर कासिम सिंध क्षेत्र में सबसे पहले कहाँ, एक देवल बंदरगाह है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। देवल बंदरगाह पर आक्रमण करता है। यह पहला सिंध क्षेत्र में पहली बार यह सबसे पहले क्षेत्र का जो चुनाव करता है वह है देवल बंदरगाह। और इसने देवल बंदरगाह पर क्या करता है, सर्वप्रथम आक्रमण करते हैं। और कहा जाता है कि जब ये देवल बंदरगाह पर आक्रमण किए थे तो उसको एक ब्राह्मण जो था मीर कासिम को काफ़ी मदद किए थे इस आक्रमण को लेकर। उसके बाद देखिए देवल के बाद जो इसका आक्रमण होता है सिंध क्षेत्र में ही एक इसका जगह है जिसका नाम है नीरून। देवल के बाद इसका दूसरा जो आक्रमण होता है नीरून में होता है, नीरून। तो ये जो दूसरा आक्रमण था नीरून, और जब यह नीरून पर आक्रमण करते हैं तो इसी नीरून क्षेत्र में, ये पॉइंट याद रखिएगा, जब यह नीरून क्षेत्र पर आक्रमण करता है तो कहा जाता है कि भारतीय राज व्यवस्था में पहली बार जजिया कर यहीं लगाया जाता है। भारतीय राज व्यवस्था में पहली बार जो जजिया कर होता है यहीं पर लगाया जाता है नीरून में। और
किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये इस्लाम आक्रमणकारी थे, तो जब यह ज़कात टैक्स ले ही रहे थे तो फिर जजिया कर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? सवाल यहाँ उठता है। और टैक्स लेना सभी शासक का उत्तरदायित्व होता है। सभी शासक टैक्स लेते रहे थे, ले रहे हैं, और आज तक भी हम सब टैक्स दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जजिया को रिप्रेजेंट करने के पीछे क्या कारण था, ये चीज़ को समझिएगा। इसी चीज़ को गलत सांप्रदायिक रूप दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब ये अरब वाले थे तो अरब में मुसलमान था, तो इस पर एक टैक्स लगा हुआ था और संपूर्ण मुसलमान इसको एक टैक्स देते थे, जिसको कि हम ज़कात कहते थे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यह परिस्थिति अब भारत में नहीं है। अब भारत में क्या है? भारत में जो ये सिंध पर पहली बार आक्रमण करते हैं और संपूर्ण सिंध को जीतते हैं, तब ये क्षेत्र में दो धर्म के लोग आ जाते हैं। यहाँ पर एक तो मुसलमान है, समझिएगा चीज को, मुसलमान है, और दूसरी तरफ जो यहाँ पर है, इसी क्षेत्र में, सिंधु क्षेत्र में हिंदू भी है। अब ये जो सिंधु क्षेत्र है, अब यह सिंधु क्षेत्र दो धर्मों से, दो धर्म के लोग रह रहे हैं। एक तो यहाँ पर मुसलमान रह रहे हैं, दूसरे हिंदू रह रहे हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, मुसलमानों के लिए एक टैक्स तो पहले से चलते आ रहा था, जिसका नाम था, क्या बोलते थे इसको हम, ज़कात। तो जो सिंधु क्षेत्र में जो मुसलमान लोग थे, उनसे तो वही टैक्स लिया जा रहा था जो कि अरब में मुसलमान थे, और इनसे क्या लिया जा रहा था? इससे ज़कात लिया जा रहा था। तो सिंधु क्षेत्र में जो मुसलमान थे, उनसे भी ज़कात ही ले रहे थे, क्योंकि ज़कात जो था ये मुसलमानों को, मुसलमान ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे। तो इस क्षेत्र में भी मुसलमान आकर बते, ये भी मुसलमान इस क्षेत्र का कहाँ वाले हैं? सब अरब वाले हैं। क्योंकि भारत पहली बार मुसलमान धर्म से, क्या इस्लाम धर्म से क्या हो रहे थे? परिचित हो रहे थे, और उनके जितने भी फॉलोअर होंगे वह सब इन्हीं से जुड़े हुए होंगे। तो इनसे एक ज़कात के रूप में टैक्स लिया गया सिंधु क्षेत्र में। अब बचा हिंदू। अब बताइए, शासन व्यवस्था तो अब जब यहाँ पर इस्लाम का शासन होगा, सिंध क्षेत्र पर मीर कासिम का शासन होगा, तो वह सिर्फ मुसलमानों को ही सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे, सिर्फ मुसलमानों के लिए तो व्यवस्था नहीं करेंगे, उनको तो व्यवस्था संपूर्ण सिंध क्षेत्र के लिए करना है। अब ये भी नहीं है कि सिंध क्षेत्र के सिर्फ मुसलमान ही टैक्स दें, हिंदुओं को भी टैक्स देना पड़ेगा। अब हिंदू के लिए टैक्स का क्या नामकरण किया जाए, ये बड़ी बात था, क्योंकि मुसलमान तो ऑलरेडी ज़कात से परिचित थे कि ये मुसलमानों का टैक्स है और हम तो देते आ रहे हैं। तो जो हिंदू वर्ग थे, इनके लिए एक नए टैक्सेशन लागू किया गया, कर लागू किया गया, जिसको हम जजिया कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम जजिया के नाम से जानते हैं, जजिया। अब इसका मतलब ये हो गया कि मुस्लिम लोग पहले से ज़कात कर दे रहे हैं तो दे रहे हैं, अब हिंदुओं को भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अब सिंध क्षेत्र पर इस्लाम का शासन हो रहा है, और हिंदुओं को भी हम क्या करेंगे? व्यवस्था देंगे, सुरक्षा देंगे, जल सड़क जो भी है उनसे भी दिया जाएगा। और हिंदू लोग कोई टैक्स यहाँ नहीं दे रहे थे, तो इनसे टैक्स वसूलने के लिए ही यहाँ पर हम एक टैक्स लेते हैं, और उसी टैक्स को हम समान तौर पर
जजिया कह देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, जजिया भी टैक्स लगाया गया तो उसी नियमों के आधार पर लगाया गया जिस नियमों पर ज़कात लगाया गया था। यहाँ पर भी हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। इसमें भी देखिए कुछ हिंदू वर्ग में कुछ विशेष जो लोग थे उन्हें भी रियायत दिया गया था जजिया में। जजिया में देखिए आपका ब्राह्मण को इसमें छूट दिया गया था। फिर इसमें देखिए महिलाओं को भी छूट दिया गया। फिर इसमें देखिएगा आपका जो भी है जो देने योग्य नहीं है, ठीक है, तो उसे भी यहाँ पर टैक्स मैंने उसको छूट दिया गया। तो कहीं न कहीं की जो चीज़ ज़कात को लेकर जो कंडीशन था वही कंडीशन तो जजिया में भी रखा गया है। ऐसा तो नहीं था जजिया में कि सभी हिंदुओं से जजिया लिया जाएगा, उसी तरह से ज़कात में भी नहीं था कि सभी मुस्लिमों को जजिया देना ही पड़ेगा, कंपलसरी नहीं। उसमें जो गरीब लोग होंगे, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, महिला हो गया, गरीब हो गया, जैसे कि जो अपंग हैं, अपाहिज हैं, ये सबको भी जजिया से रियायत दिया गया था। और इसी तरह से रियायत ज़कात में भी दिया गया था। अब इस चीज़ को लोग क्या करते हैं, अब बोलते हैं कि मुसलमान के लिए ज़कात लिया गया और हिंदू पर थोपा गया, यानी मुसलमानों द्वारा, इस्लामों द्वारा जजिया कर थोपा गया। तो ये एकदम गलत अवधारणा है। यहाँ पर थोपा नहीं गया है, बल्कि इसमें भी बहुत सारे रियायत दिए गए हैं। जिस तरह से रियायत मुसलमानों को दिया गया था ज़कात में, उसी तरह की रियायत दिया गया था जजिया में। तो इसे कभी सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश नहीं किया जाए कि जजिया थोप दिया गया है हिंदुओं पर मुसलमानों के द्वारा, ऐसा गलत बात है। सिंधु क्षेत्र में मीर कासिम से पहले भी वहाँ के जो शासक होते थे, आगे जब उसको पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे शासक हैं सिंध क्षेत्र पर, तो उसी में आपका नाम आ जाएगा, जय सिंह का नाम आ जाएगा। फिर आप आगे देखिएगा वहाँ पर क्या कहते हैं, एक और दाहिर करके है, दाहिर, उनको भी वो टैक्स देते थे। उनका टैक्स लेने का तरीका अलग था, लेकिन वह भी टैक्स लेते थे। और जब मुसलमान आए, इस्लाम आए, तो वह भी टैक्स ले रहे हैं हिंदुओं से, एक जजिया के रूप में ले रहे हैं। तो फिर जजिया को लेकर इतना सांप्रदायिक रूप देना, ये तो कहीं से उचित नहीं लगता है। तो जो ये शब्द को पढ़ाने के क्रम में कि ज्वलंत मुद्दा बना दिया जाता है, एक सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है, तो इन सभी से आप सबको बचना चाहिए। इन सब की फेव नहीं है कि नहीं जजिया थोपा, यानी कि एक तरह से आपको इस तरह से माइंड वॉश कर दिया जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने आकर आपके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा प्रताड़ना किया, एक नवीन टैक्स ला कर दे दिया। तो यह एक गलत अवधारणा है। खासकर सिविल का स्टूडेंट है तो सिविल के स्टूडेंट को थोड़ा सा मेडिवल हिस्ट्री को थोड़ा सा सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर पढ़ना चाहिए। चीज़ को समझिए, नहीं तो आपको सीधे चीज़ को इस तरह से पढ़ा दिया जाता है, इस तरह से थोप दिया जाता है कि लोग उस भावना में बह जाते हैं कि द्वंद्व यानी कि द्वेष पैदा कर देते हैं इस शब्द को लेकर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो जहाँ जहाँ पर वर्तमान में जब कोई इतिहास पढ़ाते हैं तो उसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करते हैं, तो वैसे चीज़ को हम एक छोटे छोटे लेक्चर में लाकर आपको हम उस चीज़ से अवगत कराते रहेंगे। जहाँ वैसे वैसे सब जो सांप्रदायिक रूप देता है मध्यकालीन भारत में, हम उस सब से आपकी थोड़ा सा जो डीपली नॉलेज है उस पर जो एक ब्रीफली चीज़ होगा वह हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे। तो हमारा मकसद जो आज का छोटा सा क्लास था 10-15 मिनट का, उसका मतलब था कि ये आप इन्हें इन शब्दों को सांप्रदायिक रूप में ना पढ़ें। ये एक समान परिस्थिति था
मुसलमानों से पहले से भी टैक्स लिया जाता था और हिंदुओं से भी यहाँ पर टैक्स लिया गया, उन्हें भी रियायत दिया गया और जजिया के तहत भी रियायत दिए गए। इसे कभी भी आप सांप्रदायिक रूप में ना पढ़े, क्योंकि टीचर इस तरह से पढ़ा देते हैं जानकारी के अभाव के कारण। तो इन सभी से आप सबको क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। क्योंकि हम इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिए थे कि मध्यकालीन भारत को आपको इन सभी से सांप्रदायिक रूप से ऊपर उठकर पढ़ना है। यहाँ पर द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम पहले बता चुके हैं कि जैसी व्यवस्था प्राचीन भारत में है उसी तरह का व्यवस्था यहाँ पर भी है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था होता है, उसकी सिद्धांत होती है, उसे पाने के लिए कुछ भी नीतियाँ बनाई जाती है और सभी नीतियाँ यहाँ पर जायज़ हैं। तो जहाँ तक मुझे आशा है कि अब आगे से जब ये दोनों शब्द आपके सामने आएंगे तो आप इन्हें एक सांप्रदायिक रंग में गढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यही हमारा इस लेक्चर का मकसद था। तो इसे थोड़ा सा आप चीज़ को समझ लीजिएगा। तो थोड़ा सा चीज़ को लिख लीजिएगा। जजिया एक प्रकार का समान यानी कि जनरल समान प्रकार की कर था जो केवल हिंदुओं पर लगाया था। परंतु इस कर से ब्राह्मण तथा ऐसे हिंदुओं को छूट दिया गया था जो गरीब, अपाहिज, अपंग इत्यादि थे। पर आप चेंज कीजिएगा। गौरतलब है कि ज़कात नामक कर मुसलमानों से भी लिया जाता था। इस कर में भी गरीब मुसलमान, अपाहिज मुसलमान आदि को छूट दी गई। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। कर या इसलिए कर शासन व्यवस्था को सुचारू पूर्वक चलाने के लिए आवश्यक होता है। अतः हमें जजिया कर को हिंदुओं पर थोपा गया कर नहीं कह सकते हैं, बल्कि यह एक शासन व्यवस्था का राजस्व का एक भाग था।
ठीक है, तो आज आपको इस चीज़ दोनों शब्द में आपको आज क्लियरिटी हो गया होगा। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे जो ज्वलंत शब्द होंगे जहाँ पर कि सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश किया जाएगा, तो वह शब्द को हम थोड़ा सा 10-20 मिनट का क्लास के माध्यम से हम आपको क्लियर करें। तो आज का जो हमारा क्लास था जजिया और ज़कात के बारे में आपको क्लियरिटी प्रदान करना। यह क्लास आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।